Hello guys, how are you all? Hope you all are safe and healthy at your homes. This is Priyanka Verma. Today I am going to present the chapter number 1 of Democratic Politics through PPT. So let's start with the basic understanding of the term power sharing. Simply by listening, speaking or reading, one can understand the meaning of the term very easily. Still, let's have a look. So simply, what do you understand by this term power sharing? You mean sharing of power? Yes, absolutely correct. पावर शेयरिंग का मतलब होता है कि पावर को शेयर करना. ये एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट होती है जिसमें कि पावर बहुत सारे ग्रुप्स में या बहुत लेवल्स में डिवाइड की जाती है. बहुत तरीक़ों से इसको डिवाइड किया जा सकता है. अब आपको तो ये पता ही होगा कि किसी भी चीज़ को देखने के दो नज़रिए होते हैं, नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव. अगर आप इसको नेगेटिव लुक से देखो तो आप ये सोचोगे कि अगर हमारी पावर डिवाइड हो रही है तो इट मीन्स हम कमज़ोर हो रहे हैं, हमारी पावर वीक हो रही है, तो ये तो गलत होगा. लेकिन अगर इसी चीज़ को आप पॉजिटिव लुक से देखो तो हमारी पावर डिवाइड हो रही है. इट मीन्स अगर हमारी पावर डिवाइड होगी तो सभी खुश रहेंगे, हर एक कम्युनिटी के लोग खुश रहेंगे, तो हमारी कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, वायलेंस नहीं होगा और इसी के कारण हमारी कंट्री में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी नहीं रहेगी. इट मीन्स डिस्ट्रक्शन भी नहीं होगा किसी भी तरह का और ना ही कोई सिविल वॉर होगी, ना ही किसी तरीके की कोई बैटल होगी. तो इससे हमें ये पता चलता है कि पावर शेयरिंग एक बहुत ही अच्छा मेथड है, एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे कि हमारी जो कंट्री है उसमें हम बहुत सारे सुधार ला सकते हैं और हमारी कंट्री में होने वाली कॉन्फ्लिक्ट्स, डिस्ट्रक्शन से अपनी कंट्री को बचा सकते हैं. तो इसको हम कई तरीक़ों से डिवाइड कर सकते हैं, यानी अपनी पावर को हम कई तरीक़ों से शेयर कर सकते हैं. डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, हम इस मतलब गवर्नमेंट के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं लाइक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इन सब में भी हम इसको डिवाइड कर देते हैं. या फिर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट लाइक स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट. डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में भी डिवाइड करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और डिफरेंट मूवमेंट्स में भी हम इसको डिवाइड करते हैं. तो ये जो हमारा चैप्टर है इसमें हम पूरी चैप्टर में दो ही कंट्रीज़ की केस स्टडी करेंगे, जानेंगे कि वहाँ पर नेगेटिव आउटलुक देखने को मिलेगा या पॉजिटिव आउटलुक देखने को मिलेगा, वहाँ पर पावर शेयरिंग की गई है या नहीं की गई है. तो यहाँ पर हमें दो कंट्रीज़ की केस स्टडी देखने को मिलेगी जैसा कि मैंने आपको बताया. फर्स्ट इज़ बेल्जियम एंड सेकेंड इज़ श्रीलंका. तो सबसे पहले अब हम बेल्जियम के बारे में पढ़ते हैं. बेल्जियम के अंदर जो उसकी एथनिक कंपोजिशन है, यानी किस किस तरह के वहाँ पे लोग हैं, जो लैंग्वेजेस किस किस तरह की यूज़ करते हैं, किस किस तरह के रिलीजन के पीपल हैं वहाँ पर, ये सब हम इस चैप्टर में, इस केस स्टडी में पढ़ेंगे. तो ये आपको बेल्जियम का मैप दिख रहा होगा. अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो है ये बेल्जियम की आउटलाइन है, यानी बॉर्डर है. तो ये नेदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग, फ्रांस, इन चारों कंट्रीज़ के साथ अपने बॉर्डर्स को शेयर करता है. तो चलिए अब हम बेल्जियम के बारे में जान लेते हैं कि कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है वहाँ पर, कौन कौन से रिलीजन के लोग रहते हैं, कौन कौन सी लैंग्वेजेस वो लोग बोलते हैं. तो यहाँ पर आप सभी देख रहे होंगे और आप सभी ये भी देख पा रहे होंगे कि बेल्जियम एक कंट्री है यूरोप के कॉन्टिनेंट में, एक छोटा सा कंट्री है. ये अपने बॉर्डर्स को नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, फ्रांस, जर्मनी, इन सब के साथ शेयर करता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया. ये ज़्यादा एरिया कवर नहीं करता है और इसकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा नहीं है. हमारी जो स्टेट है हरियाणा, तो हमारी जो स्टेट है हरियाणा, उसका हाफ यानी 1/2, यानी उसका हाफ, हरियाणा की जो स्टेट की पॉपुलेशन है उसकी हाफ पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट करती है इस कंट्री की पॉपुलेशन को.
ये जो बेल्जियम है, इस कंट्री में कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है, यानी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। कोई पर्टिकुलर रिलीजन हम नहीं कह सकते कि इस रिलीजन के लोग ही यहाँ पर रहते हैं। बहुत तरीके के धर्मों को मानने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। आपको इसके थ्रू भी यहाँ पर थोड़ा सा ओवरव्यू देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर किस टाइप के लोग रहते हैं, कितने परसेंट में रहते हैं और क्या क्या उनकी लैंग्वेजेस हैं। तो यहाँ पर जो रीजन है फ्लेमिश रीजन में 59% लोग रहते हैं जो टोटली डच बोलते हैं। यू कैन सी हेयर, वो टोटली डच लैंग्वेज बोलते हैं। देन एक रीजन है वेलोनिया, उसमें 40% पॉपुलेशन है उसकी, और वहाँ पर जो लोग हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज का यूज़ करते हैं अपनी कन्वर्सेशन में। देन वहाँ पर 1% जो लोग हैं वो अदर्स हैं, अदर कहीं रीजन में रहते होंगे, वो उनकी जो लैंग्वेज है वो है जर्मन। यानी हम ये कह सकते हैं कि 59% लोग जो हैं वो वहाँ पर डच बोलते हैं, जो 40% लोग हैं वहाँ पर वो फ्रेंच बोलते हैं, और 1% जो लेफ्ट हैं वो जर्मन बोलते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो बेल्जियम है उसकी कैपिटल सिटी यानी ब्रुसेल्स, वो उसकी कैपिटल सिटी है, यानी उसकी कैपिटल है। तो उसकी पॉपुलेशन जो है उसमें 80% तो फ्रेंच के लोग रहते हैं और 20% डच के रहते हैं। यू कैन सी 80% वहाँ पर फ्रेंच के लोग रहते हैं, मतलब 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज का यूज़ करते हैं अपनी कॉन्वर्सेशन में, और 20% जो लोग हैं वो डच लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो अब आपको यहाँ पर एक कॉन्ट्रास्ट देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर अगर हम पूरी कंट्री की बारे में बात करें तो वहाँ पर जो पूरी कंट्री है उसमें जो लैंग्वेज सबसे ज़्यादा बोली जा रही है वो है डच, यानी सबसे ज़्यादा डच लैंग्वेज स्पीकर्स जो हैं वो वहाँ पर मिल रहे हैं पूरी कंट्री को अगर हम लेकर चलें तो। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक कॉन्ट्रास्ट है। किस टाइप का कॉन्ट्रास्ट मैं बताती हूँ। यहाँ पर पूरी कंट्री को अगर देखकर चलें तो जैसा मैंने बताया कि डच स्पीकर्स की जो संख्या है वो ज़्यादा है, किससे? फ्रांस स्पीकर्स से, क्योंकि जर्मन के स्पीकर्स का तो हम कोई कंपैरिजन ही नहीं कर सकते, वो तो 1% है, जस्ट लीव इट। सो हम डच और फ्रेंच के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक कॉन्ट्रास्ट इस टाइप का है कि पूरी कंट्री में डच और फ्रेंच के स्पीकर्स में डच के स्पीकर्स ज़्यादा हैं फ्रेंच के स्पीकर्स से। बट अगर हम ब्रुसेल्स में लेकर चलें तो वहाँ पर जैसे इसका अपोजिट है, पूरी कंट्री में डच के स्पीकर्स ज़्यादा हैं लेकिन यहाँ पर फ्रेंच के स्पीकर्स ज़्यादा हैं और डच के स्पीकर्स माइनॉरिटी में हैं। तो अब आपको यहाँ से भी एक बेसिक ओवरव्यू मिल रहा होगा कि यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि 59% जो है वो डच के लोग हैं, 40% फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले हैं और 1% जर्मन लैंग्वेज बोलने वाले हैं। अब आप यहाँ से भी देख पा रहे होंगे कि जो ब्रुसेल है, जो कैपिटल रीजन है, वो ऑरेंज एरिया यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ये ऑरेंज एरिया जो है ये ब्रुसेल रीजन का है, आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे। देन वलून रीजन जो है, जो ये वलून रीजन है वो फ्रेंच स्पीकर्स इसमें रहते हैं, जो कि ये पूरा ये जो रेड कवर है, रेड कवरिंग एरिया है, ये पूरा इसको कवर कर रहा है, यानी ये पूरा वलून रीजन है। देन उसके बाद येलो जो है वो फ्लेमिश रीजन है जहाँ पर कि डच स्पीकर्स रहते हैं, और 1% जो ये लाइन आ रही है, रेडिश लाइन वाला जो एरिया है, ये पूरा जर्मन स्पीकिंग का है, आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे। तो अब आपको पता ही चल गया होगा कि हमारी यानी जो बेल्जियम है उसमें डच स्पीकर्स ज़्यादा हैं और फ्रेंच स्पीकर्स कम हैं। लेकिन अगर हम उसी की कैपिटल सिटी में जाएं तो वहाँ पर फ्रेंच स्पीकर्स ज़्यादा हैं और डच स्पीकर्स कम हैं। एज यू कैन सी हेयर, यहाँ पर फ्रेंच स्पीकर्स ज़्यादा हैं और डच स्पीकर्स जो हैं वो कम हैं। लेट्स मूव अहेड। Now let's talk about ethnic composition of श्रीलंका। तो हमें पता है कि श्रीलंका की जो पोजीशन है, ज्योग्राफिकल पोजीशन, वो क्या है। तो श्रीलंका जो है वो हमारी जो स्टेट है, हमारी जो श्रीलंका है वो हमारी कंट्री, यानी आप यहाँ पर देख ही रहे होंगे कि ये हमारी कंट्री का जस्ट एंड है और यहाँ पर ही श्रीलंका है और इसके चारों ओर पानी है।
देन उसके बाद अब हमारा जो मेन टॉपिक है, जो जिसके थ्रू हमने इसकी स्टार्टिंग की थी, एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका, वो पढ़ लेते हैं। ये आप साइड में यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर है श्रीलंका का मैप। तो श्रीलंका है, उसमें भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। ऐसा नहीं है कि बेल्जियम में ज़्यादा है और इसमें कम है, दोनों में ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। तो ये एक बहुत ही, इसमें बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा इसमें पॉपुलेशन है। और ये जो सिंहालीज, मतलब इसमें 3 तरीके के लोग रहते हैं। यू कैन सी हियर, यहाँ पर जो मेजॉरिटी है वो सिंहाला स्पीकर्स की है, माइनॉरिटी जो है वो तमिल स्पीकर्स की है। बट एक और कम्युनिटी जो है क्रिश्चियंस की, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। जैसे कि मेजॉरिटी में सिंहाला स्पीकर्स हैं, मैं आपको बताऊंगी कि कितनी परसेंट है इनकी। पहले जस्ट एक ओवरव्यू ले लेते हैं। देन मेजॉरिटी जो है वो सिंहाला स्पीकर्स की है, माइनॉरिटी तमिल स्पीकर्स की है। तो वहाँ के तो जो सिंहाला स्पीकर्स हैं वहाँ के तो नेटिव्स ही हैं, और तमिल स्पीकर्स कुछ वहाँ के नेटिव हैं, यानी कुछ श्रीलंका के तमिल हैं और कुछ इंडियन तमिल हैं, जो कि इंडिया से, इंडिया की जो नीचे तमिलनाडु पड़ता है, तो वहाँ से श्रीलंका लेकर, मतलब उन्हें लेकर गए थे, जिससे कि वो वहाँ की जो प्लांटेशन है उसमें मदद करें। तो यहाँ पर जो सिंहाला स्पीकर्स हैं वो जनरली बुद्धिस्ट हैं, वो बुद्धिज्म उनका रिलीजन है। और यहाँ पर जो तमिल्स हैं वो भी 2 तरह के हैं, एक है इंडियन तमिल और एक है श्रीलंका तमिल। देन जो इंडियन तमिल हैं और जो श्रीलंका तमिल्स हैं, यानी जो तमिल्स हैं वो हिंदू भी हैं और मुस्लिम भी हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि पर्टिकुलरली वो हिंदू ही हैं सारे, या ये भी नहीं कह सकते कि पर्टिकुलरली वो सारे ही मुस्लिम हैं। तो एक और मैंने आपको बताया था कि 3 कम्युनिटीज़ हैं, तो एक और कम्युनिटी है यहाँ पर क्रिश्चियंस जो हैं वो सिंहालाज में भी कह सकते हैं हम उनको, सिंहालाज में भी कुछ क्रिश्चियन सिंहाला भी हैं और कुछ जो है वो तमिल भी हैं। तो हम पर्टिकुलरली ये नहीं कह सकते इस केस में भी कि वो सिंहाला ही हैं सारे क्रिश्चियंस, या सारे क्रिश्चियंस जो हैं वो तमिल ही हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर भी इसकी पूरी कंपोजिशन दे रखी है कि जो सिंहालीज हैं वो 74% हैं, और जो तमिल्स हैं जो कि नॉर्थ की साइड भी रहते हैं, कुछ ईस्ट की साइड भी रहते हैं, तो वो 18% हैं। अब टोटली तो वो 18% है, लेकिन हमने बताया कि जो तमिल्स हैं वो इंडियन तमिल्स भी हैं, इसमें सिंहालीज तमिल्स भी हैं। तो इनकी कंपोजिशन के अकॉर्डिंग जो इंडियन तमिल्स हैं वो हमारे जो इंडियन तमिल्स हैं वो 5% हैं, और जो श्रीलंका तमिल यानी सिंहालीज जो तमिल हैं वो 13% हैं आउट ऑफ 18। लेकिन टोटल जो तमिल है वो 18% है। जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो, श्रीलंका तमिल 13% और इंडियन ओरिजिन तमिल जो हैं वो 5% हैं। मोस्टली जो सिंहाला स्पीकर्स हैं, यानी जो सिंगालीज हैं, वो बुद्धिस्ट हैं, यानी बुद्धिज्म उनका रिलीजन है। और जो तमिल्स हैं मेनली वो हिंदूज भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, पर्टिकुलरली ना तो हिंदू हैं और ना ही पर्टिकुलरली मुस्लिम्स ही हैं। और 7% जो हैं वो क्रिश्चियंस हैं, 7% क्रिश्चियंस हैं जो कि तमिल भी हैं और सिंहाला भी हैं। देन आप यहाँ पर देख सकते हो, नाउ let's study about majorityism in Sri Lanka. So here a question arises that majorityism, what does this mean? So majorityism holds that if a community is a majority, so it can rule the country in the desired way. For this it can disregard the needs और desires of the minority community. यानी ये हमारे एक बिलीव है कि जो मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी के ऊपर रूल कर सकती है, उसको सप्रेस कर सकती है, उनको इम्पोज कर सकती है हर एक तरीके के वर्क करने के लिए। उनकी जितनी भी डिज़ायर्स हैं, नीड्स हैं, सबको डिसरिगार्ड कर सकती है, सबको नेग्लेक्ट कर सकती है, और अपनी जितनी भी नीड्स हैं, यानी मेजॉरिटी कम्युनिटी की जितनी भी नीड्स हैं, डिज़ायर्स हैं, उन सबको वो फुलफ़िल कर सकती है। तो ऐसा ही हुआ श्रीलंका में भी। फर्स्टली हम स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर श्रीलंका ने 1948 में कॉलोनियल रूल से जीत हासिल की। कॉलोनियल रूल से उनका कंट्री जो था वो इंडिपेंडेंट हो गया। देन उसके बाद अब सिंहाला ने जो सिंहाला कम्युनिटी थी वो वहाँ की मेजॉरिटी थी,
तो उन्होंने चाहा कि अब वो तमिल्स को सप्रेस कर सकते हैं, उनको किसी भी वर्क को करने के लिए इम्पोज कर सकते हैं, क्योंकि तमिल्स को ऐसा करना ही पड़ेगा। जो भी सिंहालाज बोलेंगे वो तमिल को करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो सिंहालाज हैं उनकी जो संख्या है वो ज़्यादा है, उनकी जितनी भी कंपोजिशन है वो ज़्यादा है तमिल्स के मुकाबले, और तमिल्स तो बहुत ही ज़्यादा, यहाँ पर 1/3 वाली पूरी वो कंपोजिशन आ रही है कि सिंहालाज तो बहुत ज़्यादा हैं और जो तमिल्स हैं वो बहुत ही कम हैं। तो अब उन्होंने चाहा, सिंहाला ने सुपरमेसी का मतलब सिंहाला ने अपनी राज करने के लिए, उनके ऊपर अपना राज करने के लिए तमिल्स के ऊपर उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए। 1956 में 1948 में श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिली कॉलोनियल रूल से। हमारा कंट्री 1947 में हुआ था, उनका कंट्री 1948 में हुआ था, हमारे साथ साथ ही। तो 1956 में जो एक्ट था वो पास किया गया कि जो सिंहाला है वहाँ पर दो तरीके के लोग रहते थे, सिंहाला भी रहते थे, तमिल्स भी रहते थे। लेकिन हम क्रिश्चियंस को नहीं कह सकते, क्योंकि क्रिश्चियन तो दोनों ही भाषा बोलते थे, तो मेनली तो वहाँ पर दो ही लैंग्वेज थी, सिंहाला और तमिल। तो वहाँ पर सिंहाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया, तमिल को डिसरिगार्ड करते हुए, तमिल लैंग्वेज को डिसरिगार्ड कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, और तमिल्स को भी साथ के साथ उन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया, और सिंहाला को अपनी सुपरमेसी जमाने के लिए उन्होंने उसको ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। जैसा कि हमारी कंट्री में भी है, कितनी सारी भाषाएं हैं, लेकिन कभी हमारी कंट्री में ये नहीं है कि हमारी कंट्री की यही नेशनल लैंग्वेज है, यही नेशनल लैंग्वेज है। मतलब हम जितने भी रीजन्स पे जाएंगे वहाँ पर हमें अलग अलग भाषाएं देखने को मिलेंगी, अलग अलग भाषाएं सुनने को मिलेंगी। हमने कभी ये नहीं कहा कि यही हमारी नेशनल लैंग्वेज है या फिर यही हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो लेकिन यहाँ पर सुपरमेसी जमाने के लिए सिंहाला के मन में लालच आया, और उन्होंने सिंहालाज ने जो सिंहालीज थे उन्होंने उसको ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। अब जो सिंहालाज हैं उनको भी जो गवर्नमेंट जॉब्स थी या यूनिवर्सिटी जो थी उनमें जैसे भी एडमिशन वगैरह होते थे, तो यहाँ पर तो रिजर्वेशन वाला केस है, यहाँ पर रिजर्वेशन मिलता है, लेकिन वहाँ पर उन्हें फेवर किया जाने लगा, यानी उनको थोड़ा से भी जितने भी यानी उनका साथ दिया जाने लगा, उनका इजीली एडमिशन हो जाया करता था। अब जो बुद्धिज्म है उनका फेवर किया जाने लगा, यानी सिंहालीज जो हैं उनका फेवर किया जाने लगा, और उन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन भी कॉन्स्टिट्यूशनली उन्हें दी गई। जब जो सिंहालाज हैं उन्हें इतनी सारी स्टेप्स दिए जाने लगे, इतनी सारे उन्हें फेवर किया जाने लगा, और इतने सारे उनको सुविधाएं दिए जाने लगी, फैसिलिटीज़ दी जाने लगी, लेकिन तमिल्स उनको कुछ भी नहीं दिया जाने लगा। तो फिर तमिल्स को बहुत ज़्यादा एलिनिएट फील हुआ, और उन्हें लगा कि हमें तो जैसे नेग्लेक्ट ही किया जा रहा है, हमारे बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं जा रहा है। तो फिर उनमें भी एक तरीके से बहुत ज़्यादा वो बहुत एलिनिएट फील करने लगे, और उन्हें पॉलिटिकल राइट से भी डिनाई कर दिया गया, उन्हें भेदभाव किया जाने लगा उनके साथ। तो इन सब के कारण जो सिंहालाज है और तमिल हैं उनके बीच में एक तरीके से झगड़ा शुरू हो गया, क्योंकि जो तमिल्स थे उनको डिसरिगार्ड किया जाने लगा था। तो जो तमिल्स थे अब वो बहुत ज़्यादा भड़क गए थे, तो उन्होंने डिमांड की कि उन्हें भी जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ सिंहालाज को मिल रही हैं, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ बुद्धिस्ट को मिल रही हैं, उतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ इन्हें भी मिलनी चाहिए। और इन्होंने चाहा कि जो तमिल है उसको एक ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया जाए। अब जो श्रीलंकन तमिल्स हैं उन्होंने स्टार्ट की पार्टीज़, ऑर्गेनाइजेशंस। 1980 में काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस, पार्टीज़ उन्होंने स्टार्ट की, और उन्होंने एक इंडिपेंडेंट स्टेट की भी मांग की, जिसका रिज़ल्ट अब इसके बाद जो सिंहालाज हैं, बुद्धिस्ट हैं, उन्होंने निगलेक्ट कर दिया इससे, उन्होंने बिल्कुल इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया, कोई भी स्टेप उन्होंने नहीं लिया। तो इसके बाद तो जब उन्होंने उस जो भी उनके द्वारा डिमांड की गई थी सबको रिजेक्ट कर दिया, तो इसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होने लगे, दंगे होने लगे। तो जिसने सिविल वॉर की फॉर्मेशन की, और इसके बाद वहाँ पर सिविल वॉर हुई, जिससे ये बात बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ। थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड इन दिस सिविल वॉर। बहुत सारे लोग, हज़ारों की मात्रा में जो लोग थे उनकी डेथ होने लगी।
बहुत सारे लोगों ने तो कंट्री को ही छोड़ दिया, दूसरे कंट्री में ही जाकर वो रहने लगे। और 1992 में आफ्टर अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन ये जो वॉर थी ये ख़त्म हो गई। तो अब आपको अब आपको पता है कि जो बेल्जियम श्रीलंका है उसमें पावर शेयरिंग नहीं हुई, जिसके कारण कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ, बहुत ज़्यादा पॉवर्टी भी आई होगी क्योंकि सिविल वॉर हुआ था। आफ्टर डिस्ट्रक्शन पॉवर्टी तो आनी ही थी, तो वहाँ पर हर तरीके की हर एक चीज़ तहस नहस हो गई और वहाँ पर जैसा भी पहले जो था वो सब कुछ बेकार हो गया। Now let's have a look in the case of Belgium. तो बेल्जियम में जैसे कि यहाँ पर एक नेगेटिव आउटलुक हमें देखने को मिला, बेल्जियम में उसका जस्ट अपोजिट हुआ। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बेटर आउटकम्स निकले क्योंकि उन्होंने पावर शेयरिंग को अपनाया। चलिए देखते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ था। तो बेल्जियम में एक अकोमोडेशन हुआ था, यानी उन्होंने वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी थी। ये तो हम नहीं कह सकते कि श्रीलंका में ज़्यादा थी इसलिए उनमें सिविल वॉर हुई और इतना सारा डिस्ट्रक्शन हुआ। दोनों ही जगह बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी थी। तो लेकिन अंतर इतना है कि उनकी वे ऑफ थिंकिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। उन्होंने लालच की, इस वजह से उनमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ। लेकिन यहाँ पर उन्होंने एडजस्टमेंट किया, जिसके कारण ये जो कंट्री थी ये बहुत ज़्यादा अच्छे से रही और इसमें बिल्कुल भी डिस्ट्रक्शन भी नहीं हुआ। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो बेल्जियम के जो लीडर्स हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस उन्होंने बहुत सारे तरीके अपनाए जिससे कि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा क्लैश हो रहा था क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स थे तो बहुत ज़्यादा क्लैश आ रहा था यहाँ पर भी। तो उन्होंने बहुत सारे तरीके अपनाए जिससे कि क्योंकि उनका मेन मोटिव यही था कि जितने भी कम्युनिटीज़ हैं सब मिलजुल कर रहें, सब एक साथ रहें और कोई भी डिस्ट्रक्शन ना हो और हमारी कंट्री का कोई भी लॉस ना हो, क्योंकि उनका मेन मोटिव यही था। तो उन्होंने बहुत सारे तरीके अपनाए और अपनी कंट्री को बचाया भी। तो वहाँ पर उन्होंने पहले तो उन्हें ये पता चला कि हाँ हमारी कंट्री जो है उसमें डाइवर्सिटी तो है, दिस इज़ द कॉमन फैक्ट कि हमारी कंट्री में डाइवर्सिटी तो है। फिर उन्होंने ये चाहा कि अब वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। उन्होंने चाहा कि अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए। तो उन्होंने 4 बार, क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी, क्लैशिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो उन्होंने 4 बार अपनी इस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया। अब वो जो बेल्जियम था उसके अकोमोडेशन के कुछ एलिमेंट्स हम पढ़ लेते हैं। तो ये जो अमेंडमेंट्स थे, अब आप सोचोगे कि उन्होंने 4 बार अमेंडमेंट्स क्यों किए, इतने ज़्यादा बार अमेंडमेंट्स क्यों किए। तो उनके अमेंडमेंट्स का जो पूरा मेन पर्पस था वो यही था कि उनकी जो कंट्री है उसमें जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी रेसिडेंट्स हैं, उनको ऐसा ना लगे कि हम किसी को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, किसी के अगेंस्ट जा रहे हैं या किसी को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, ऐसा किसी को भी फील ना हो। इसलिए उन्होंने इतने ज़्यादा अमेंडमेंट्स किए और फाइनली उनकी जो कंट्री थी, उनके जो उन्होंने जो ये काम किया था उसको सक्सेस भी मिली। उन्होंने वहाँ पर 2 तरीके की, पहले तो स्टार्टिंग में हम देख लेते हैं कि वहाँ पर अभी दो तरीके की गवर्नमेंट की बात हो रही है। वहाँ पर एक तो स्टेट गवर्नमेंट, एक सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसको ज़्यादा पावर दी गई और सेंट्रल गवर्नमेंट को इतनी पावर नहीं दी गई थी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दी गई थी एज कंपेरिजन टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जो ये ब्रसेल्स था वहाँ पर भी एक कॉन्ट्रास्ट था। तो वहाँ पर भी एक थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो थी उसको इलेक्ट किया गया, जिसमें कि दोनों कम्युनिटीज़ के ही इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया गया। तो वहाँ पर जो भी थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी वो एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई जिसमें कि दोनों ही कम्युनिटीज़ के इक्वल रिप्रेजेंटेटिव रखे गए, जिससे कि किसी को ये ना लगे ना तो डच स्पीकर्स को ही और ना ही फ्रेंच स्पीकर्स को ही ये ना लगे कि किसी को भी डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है या किसी को भी डिसरिगार्ड किया जा रहा है। अब एक जो थर्ड तरीके की गवर्नमेंट है जिसे हम कहेंगे कम्युनिटी गवर्नमेंट, वहाँ पर फॉर्म की गई, जैसे कोई भी वहाँ पर बहुत ही अलग अलग तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी, बहुत अलग अलग तरह की कम्युनिटीज़ थी। तो इसलिए कल्चर में भी डिफरेंस होगा, एजुकेशन में भी, लैंग्वेज में भी डिफरेंस होगा, तो इससे रिलेटेड काफ़ी इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। तो इन इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए वहाँ पर एक थर्ड गवर्नमेंट इलेक्ट की गई, कम्युनिटी गवर्नमेंट। उसको ये काम दिया गया कि जो भी
कल्चरल से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड या लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी इश्यूज होंगे उनको वो सॉर्ट आउट करेंगे। अब हमने इन दोनों ही केस की यानी बेल्जियम की भी और श्रीलंका की भी दोनों ही केस की स्टडी कर ली है। अब हम एक कंपैरिजन देखते हैं कि इन दोनों ने आखिर क्या किया कि जो एक स्टेट थी श्रीलंका उसमें इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ और जो एक स्टेट थी उसमें कुछ भी डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ। सो लेट्स हैव अ लुक एट द कॉम्परेटिव स्टडी। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो बेल्जियम है उसने एक बहुत ही पीसफुल यानी शांति वाला जो तरीका है वो उसने अपनाया और उसने बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ भी किया, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी थी तो कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ता। और उन्होंने अपनी कंट्री में सिविल वॉर को होने से भी प्रिवेंट किया। अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते तो कंट्री में डिस्ट्रक्शन होता, सिविल वॉर होता, वायलेंस होती, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आती, जो कि अच्छी नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया और किसी को भी डिसरिगार्ड जैसा फील नहीं होने दिया। देन जो यहाँ पर ही अगर हम सिंघालीज़ को देखें तो जो सिंघालीज़ हैं उन्होंने बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और हर तरीके की उन्होंने वो स्टेप उठाए जिससे कि दूसरी यानी माइनॉरिटी कम्युनिटी को लगे कि हाँ हम उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, हम उसको डिसरिगार्ड कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। उन्होंने हर तरीके के उस स्टेप को उठाया जिससे कि माइनॉरिटी कम्युनिटी को बुरा फील हो। तो अब आपको इन दोनों कंट्रीज़ की केस स्टडी करने के बाद ये तो पता ही चल गया होगा कि पावर शेयरिंग के क्या एडवांटेज हैं तो और उसके क्या क्या ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं अगर हम उसको ना करें तो जैसा कि आपने ये भी सुना होगा कि शेयरिंग इज़ अ गुड हैबिट। तो यहाँ पर भी अगर हम अपनी पावर की शेयरिंग करते हैं तो वो भी एक अच्छी आदत है, उससे भी हमें अच्छे आउटलुक्स, अच्छे आउटकम्स देखने को मिल सकते हैं। नाउ अब हमने पावर शेयरिंग को पढ़ लिया, उसके एडवांटेजेस को पढ़ लिया, अगर वो ना हो तो उसके ड्रॉबैक्स को भी जान लिया। अब हम जानते हैं कि जो पावर शेयरिंग है वो डिज़ायरेबल क्यों है, नेसेसरी क्यों है, क्या ज़रूरत है उसको करने की और क्या सिग्निफिकेंस है। तो ये जो पावर शेयरिंग है वो दो रीज़न से की जा सकती है। उसको डिफाइन करने के दो रीज़न्स हैं, वन इज़ प्रूडेंशियल रीज़न एंड सेकेंड इज़ मोरल रीज़न। तो अब जान लेते हैं कि जो प्रूडेंशियल रीज़न है वो उसका मतलब क्या है। तो प्रूडेंशियल मतलब होता है किसी भी चीज़ को प्रूडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, यानी कोई ऐसा डिसीज़न जिसको कि बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर लेना, बहुत समझदारी से लेना। और मोरल रीज़न होता है जो एक नैतिक रीज़न। नैतिक का मतलब तो आप सभी समझते ही हो। तो अब हम लेट्स हैव अ लुक टू सम प्रूडेंशियल रीज़न ऑफ पावर शेयरिंग दैट वाई इज इट डिज़ायरेबल। तो उसका फर्स्ट पॉइंट है कि अगर हम पावर शेयरिंग को अपनाते हैं तो हमारे जितने भी सोशल ग्रुप्स हैं उनमें वॉयलेंस नहीं होगी, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी नहीं आएगी, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, किसी भी तरीके की कन्फ्रंटेशंस भी नहीं होंगे। तो ये इन सभी पॉसिबिलिटीज़ को, किसी भी कंट्री के बीच में कन्फ्लिक्ट्स आए, किसी भी सोशल ग्रुप में कन्फ्लिक्ट्स आए, तो इस पॉसिबिलिटी को ये जनरली रिड्यूस करता है। इट जनरली रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन टू सोशल ग्रुप्स या फिर मोर देन टू सोशल ग्रुप्स। सो ये जो पावर शेयरिंग है, अगर हम ये समझदार भरा डिसीज़न लेते हैं, पावर शेयरिंग को अपनाते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तो ये हमारी पॉलिटिकल ऑर्डर में यानी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी मेंटेन करेगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को भी इंश्योर करेगा। हमारी कंट्री में या स्टेट में या किसी भी एरिया में किसी भी तरीके की पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी नहीं आएगी, इसके कारण वॉयलेंस या कन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे। इट मीन्स हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि जो प्रूडेंशियल रीजंस हैं वो बहुत ही अच्छे आउटकम्स हमें देता है। प्रूडेंशियल रीज़न नहीं, मतलब जो पावर शेयरिंग है अगर हम उसको अपनाते हैं तो ये उसका एक प्रूडेंशियल रीज़न है कि वो हमें बेटर आउटकम्स देगा। नेक्स्ट मोरल रीजंस। मोरल रीज़न यानी नैतिक रीज़न। जैसे कि अगर आप बोल रहे हो कि मैं अच्छा इंसान हूँ, तो उसकी अगर आप अच्छा इंसान अपने आप को बोल रहे हो तो आपकी कुछ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बनती हैं। यानी अगर आप अपने आप को अच्छा इंसान बोल रहे हो तो आपको चोरी नहीं करनी है, ईमानदारी से मतलब काम करना है और बेईमानी नहीं करनी है। तो इसी तरीके से जैसे कि यहाँ पर आप फर्स्ट पॉइंट भी देख पा रहे हैं
कि ये इसका एक मोरल रीज़न ये है कि ये डेमोक्रेसी की स्पिरिट है। यानी अगर आप अपनी कंट्री को डेमोक्रेसी बोल रहे हो, यानी आप अपनी कंट्री में डेमोक्रेसी को अपना रहे हो, तो अगर आप अपनी कंट्री को डेमोक्रेटिक बोल रहे हो तो आपको जो पावर शेयरिंग है उसको भी अपनाना होगा। नेक्स्ट है कि अगर हम अपनी कंट्री को डेमोक्रेटिक बोल रहे हैं तो पावर शेयरिंग का ही एक पॉइंट कि हमें अपनी कंट्री के अंदर जितने भी लोग हैं उनसे कंसल्ट करनी होगी कि किस तरीके से उनको गवर्न किया जाना जाए, या फिर किस, और वो जो भी तरीका बताएं, यानी लॉ ऑफ इंफॉर्मेशन जो भी वो तरीका बताएं उस तरीके को हमें अपनाना भी होगा, उसको कॉपरेट भी करना होगा। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि जो पावर शेयरिंग है वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, विच इज़ फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज। यानी आजकल जो पावर शेयरिंग हो रही है, आजकल कंट्रीज जनरली डेमोक्रेटिक होती हैं, तो उसमें जो पावर शेयरिंग हो रही है वो किस तरीके से हो रही है। तो वो चार तरीके हैं मेनली, उनसे हो सकती है। देन मैंने यहाँ पर आपको ये दे रखा है, ये चारों वो फॉर्म्स हैं जिसके थ्रू पावर शेयरिंग डेमोक्रेटिक कंट्री में हो सकती है। सो फर्स्टली हम पहले, यानी एक जो पावर शेयरिंग है वो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के थ्रू भी हो सकती है। यानी गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन तीनों में हम पावर को शेयर कर दें, उसके थ्रू भी पावर शेयरिंग की जा सकती है। जैसा कि आप यहाँ पर भी देख रहे होंगे कि जो पावर है वो इन ऑर्गन्स यानी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये 3 ही ऑर्गन्स होते हैं। तो इनके बीच में अगर हम पावर को शेयर कर दें तो वो भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसके थ्रू भी हम कंट्री को गवर्न कर सकते हैं। देन ये जो फॉर्म है इसको हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। आगे हम जानेंगे कि इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों कहते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, ये एक ऐसा सेट ऑफ सिस्टम है जो कि चेक और बैलेंस करता है। ये जनरली इसी पर ही बेस्ड होता है, यानी एक दूसरे के काम को चेक करते रहते हैं और इसी से ही इनका बैलेंस बना रहता है। एक दूसरे को मेंटेन कर रखते हैं, उनके काम को चेक करते रहते हैं, जिससे कि पूरी जो कंट्री है उसमें बैलेंस बना रहता है और किसी भी तरीके का वायलेंस, कन्फ्लिक्ट या पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी नहीं आती। यानी अच्छी तरीके से जो कंट्री, स्टेट या एरिया है उसको वो उसके मतलब उसमें डेमोक्रेसी अच्छी तरीके से गवर्न कर सकते हैं वो। तो हमारा जो टॉपिक हमारा जो एक पॉइंट रह गया था कि इसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्यों कहते हैं, तो अब हम वो देख लेते हैं। जो इंडियन गवर्नमेंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी 3 ही फॉर्म होती हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इसकी 3 ही फॉर्म्स होती हैं, 3 ही ऑर्गन्स होते हैं। तो क्योंकि ये एक ही लेवल पर होते हैं, कोई ऊंचा या कोई नीचा नहीं होता, कोई भी ऊपर या नीचे नहीं होता, एक ही लेवल में ये तीनों रहते हैं, तो इसलिए इसकी एक ही लेवल के कारण इसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहा गया है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली एक ही लेवल में है। देन आफ्टर दिस नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू रन द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ पावर शेयरिंग ऑफ डिफरेंट लेवल्स। यानी कंट्री को हम डिफरेंट लेवल्स में अगर हम पावर को शेयर कर देते हैं तो कंट्री को हम कैसे रन करा पाते हैं, कंट्री को कैसे गवर्न किया जा सकता है, गवर्नमेंट को कैसे चलाया जा सकता है। तो न जो गवर्नमेंट है वो 3 लेवल्स में भी, जो गवर्नमेंट की 3 लेवल्स होती हैं, पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि 3 लेवल्स कौन कौन सी होती हैं। सो यू कैन सी हेयर यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। तो यूनियन गवर्नमेंट तो हमने नहीं सुना, बट ये सेंट्रल गवर्नमेंट तो सुना है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही है। यानी स्टेट गवर्नमेंट भी हमने सुना है और लोकल गवर्नमेंट भी हमने सुना है, ये तीनों हमने सुन रखा है। और ये जो यूनियन गवर्नमेंट है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं। और ये जो है इनके बेसिस पर भी हम पावर को डिवाइड कर कंट्री को गवर्न कर सकते हैं। तो इसको वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी कहते हैं, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख ही पा रहे हैं कि वहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव थे, लेजिस्लेचर थे और जुडिशरी थे, वो एक लेवल में थे।
लेकिन यहाँ पर इनकी लेवल्स जो हैं वो चेंज हो गई हैं, यहाँ पर इनके अलग अलग लेवल में आ गए हैं, अलग अलग लेवल्स हो गई हैं। तो इसके कारण ये एक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिस्टम बन गया है। दिस इज नाउ बिकम द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और वी कैन से वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो इसकी एक सीधा सा एक एग्जांपल है फेडरल गवर्नमेंट। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, वो फेडरलिज्म के ही ऊपर है। और ये जो तीनों गवर्नमेंट के लेवल्स होते हैं, यानी स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, ये तीनों, इनको हम फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। नाउ आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि हम इसको क्यों वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट लेवल्स में होते हैं। ये लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव की तरह एक लेवल में नहीं होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, तो इसलिए इसको वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट इज फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। हमारी जो पूरा ये सिस्टम है, इसके अंदर काफ़ी कास्ट हैं, तो इन बहुत ज़्यादा सोशल ग्रुप्स भी हैं, तो कुछ बैकवर्ड हैं और कुछ सही हैं। तो फिर उनको रन कराने के लिए हमारी कंट्री में पावर को शेयर भी किया गया है। एक ऐसी पावर शेयरिंग की फॉर्म भी है जिसके थ्रू हम पावर को सोशल ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो जो कुछ बैकवर्ड क्लासेस के भी जो लोग हैं, जो सोशली वीकर सेक्शंस में आते हैं, उनको अगर हम पावर दे दें, उनको अगर हम पावर में शेयरिंग करा दें, तो वो भी जो हमारी सही, जो बाकी कास्ट हैं जो कि बैकवर्ड नहीं हैं और सही हैं, मतलब सही लेवल में हैं, उनकी समान वो आ सकती हैं, उनकी लेवल तक वो आ सकती हैं। तो इसलिए उनको अगर हम पावर शेयर करा देंगे तो फिर वो उन्हीं की लेवल में आ जाएंगी। तो ये भी एक एग्जाम्पल है। देन उसके बाद ये, अगर हम चाहते हैं कि हर एक जो सोशल ग्रुप है वो एक ही लेवल में आ जाए, सभी एक समान हो जाएं, तो ये इंडिया में बाय द वे ऑफ रिजर्वेशन किया गया है। रिजर्वेशन दिया जाता है उन लोगों को जो थोड़े से पिछड़े वर्ग के हैं। तो इस तरीके से जो पावर है वो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में डिवाइड की जा सकती है। नेक्स्ट इज के पावर को हम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में, प्रेशर ग्रुप्स में, मूवमेंट्स में, इन सब में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज, मूवमेंट्स, ये तो हम जानते हैं, लेकिन ये प्रेशर ग्रुप्स क्या होता है? तो प्रेशर ग्रुप्स होता है जैसे कि कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट्स होते हैं या ट्रेड यूनियन होते हैं, तो ये गवर्नमेंट पे दबाव डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, इसलिए इन्हें प्रेशर ग्रुप्स कहा गया है। कैसे प्रेशर डालते हैं? दिस क्वेश्चन अराइजेस। सो व्हाट्स द आंसर? दिस इज द आंसर कि ये जब प्रेशर डालते, मतलब इन्हें अगर कुछ भी अपना डिमांड को पूरी करवाना है, डिमांड को फुलफिल कराना है, तो ये डायरेक्टली स्ट्राइक करते हैं, जिसके थ्रू जो गवर्नमेंट होती है उस पर थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है, तो वो उनकी जो डिमांड है उसको वो इजीली, उनकी डिमांड जो है वो इजीली फुलफिल की जा सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट पे जस्ट डायरेक्टली प्रेशर पड़ता है। तो इसलिए इन्हें प्रेशर ग्रुप कहा जाता है। तो ये भी आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, इट्स नॉट अ बिग डील, कि जो पावर है वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में या डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स में या मूवमेंट में अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारी कंट्री में कोऑपरेशन आ सकता है, हमारी कंट्री में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, वायलेंस नहीं आएगी। तो इसके कारण हमारी जो कंट्री है उसको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ में पावर को डिवाइड कर देते हैं। तो इसके थ्रू हमारी कंट्री जो है वो डिस्ट्रक्शन, मतलब हमारी कंट्री में कोई भी वायलेंस नहीं होगा। तो इसमें दे रखा है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमेशा के लिए तो पावर को एंजॉय नहीं करती है, कभी ना कभी तो उसको पावर को छोड़ना ही होगा, क्योंकि ये किसके हाथ में होता है? पीपल के हाथ में होता है, क्योंकि डेमोक्रेसी इज बेसिकली फॉर द पीपल, टू द पीपल एंड बाय द पीपल। दिस इज सेड बाय अब्राहम लिंकन, एज वी हैव स्टडीड इन क्लास 9th। सो इसका एक बेसिक एग्जाम्पल यही है, कोलिशन गवर्नमेंट इसका एक बेसिक एग्जाम्पल है। कोलिशन गवर्नमेंट हम सभी जानते हैं क्या होती है। कोलिशन गवर्नमेंट होती है कि दो या दो से अधिक पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक साथ मिल जाना और फिर जो पूरी कंट्री है उस पर रूल तो नहीं कहेंगे खैर, बट उसको गवर्न करना या उसको चलाना या उसको मेंटेन करना पूरी कंट्री के वर्क को, तो वो होता है कोलिशन गवर्नमेंट, यानी दो या दो से अधिक पार्टीज़ के एक साथ मिल जाना।
तो ये थी हमारी 4 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आई होप आपको समझ आया होगा। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर। थैंक यू।